हेलो दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां 100 साल की उम्र कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, जहां लोग बुढ़ापे में भी खेतों में काम करते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं और बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हैं। चेहरों पर झुर्रियां जरूर होती हैं, लेकिन आंखों में चमक बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी किसी नौजवान के ख्वाबों में होती है। ये कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। जापान का एक छोटा सा द्वीप ओकिनावा, दुनिया का वो कोना जहां सबसे ज्यादा सेंटनरियंस यानी 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग पाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या करते हैं ये लोग जो हम नहीं कर रहे? क्या यह सिर्फ उनकी डाइट है, या फिर उनकी हवा पानी, या क्या यह उस छिपे हुए जीवन के मकसद की बात है जिसे वे हर सुबह जीते हैं और जिसे वे इक्किगाई कहते हैं? इक्किगाई एक जापानी शब्द जिसका कोई सीधा अनुवाद नहीं है, लेकिन अगर इसे महसूस किया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। इक्किगाई का मतलब है वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। ये किताब हमें उसी रहस्य की ओर ले जाती है, कैसे कुछ लोग बुढ़ापे तक जवान बने रहते हैं, खुश रहते हैं और हर दिन को जिया हुआ महसूस करते हैं। तो चलिए हम इस किताब का पहला अध्याय खोलते हैं और जानते हैं जिंदगी को लंबा ही नहीं, गहरा, अर्थपूर्ण और सुंदर कैसे बनाया जाए। चैप्टर 1, इक्किगाई। क्या वाकई ये मुमकिन है कि इंसान बूढ़ा होता जाए, लेकिन उसका दिल, उसका जोश, उसकी आंखों की चमक कभी बूढ़ी ना हो? ओकिनावा के लोगों को देखकर तो यही लगता है। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बेहद प्यारी और हैरान करने वाली सच्चाई से, दुनिया के सबसे उम्रदराज और स्वस्थ लोगों की धरती से। वहां के लोग न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं, बल्कि उस उम्र को पूरे जोश और आनंद के साथ जीते हैं। कोई 102 साल की उम्र में भी सब्जियां उगा रहा है, तो कोई 97 की उम्र में योग कर रहा है, और एक महिला 100 साल की होकर भी हर दिन पड़ोसियों को मुस्कान और ममता बांटती है, जैसे उनके लिए वो सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक माँ जैसी हो। इन लोगों की हड्डियां कमजोर नहीं पड़ी, उनका मन थका नहीं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जिंदगी का रस पीना कभी बंद नहीं किया। लेकिन इसकी जड़ क्या है? इसका जवाब है इक्किगाई। हर उस बुजुर्ग के पास एक मकसद है, एक कारण है, एक ऐसा काम है जो उसे सुबह उठने पर मजबूर करता है। कोई मछली पकड़ने निकलता है, कोई अपने पौधों से बातें करता है, तो कोई छोटे बच्चों को पारंपरिक गीत सिखाता है। उन्हें रिटायरमेंट का कोई मतलब नहीं पता। उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है, न कि कोई सीमा। और सच मानिए, हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालेस जब ओकिनावा पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां के लोगों को ओल्ड एज सुनकर हंसी आ जाती है, क्योंकि वे जानते हैं जो मन से जवान है वही असली जवान है। एक बार 100 साल के बुजुर्ग से पूछा गया, आप इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जी पाए? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज वही करता हूं जो मुझे पसंद है, और मैं कभी रुकता नहीं। यही मेरा इक्किगाई है। इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं कि कैसे हम भी उस जीवन शैली को अपनाकर न केवल उम्र बढ़ा सकते हैं, बल्कि उम्र के साथ जवान रहना सीख सकते हैं। इसका कोई जादू नहीं है, कोई बड़ा रहस्य नहीं, बस रोज थोड़ा चलना, हल्का खाना, ज्यादा मुस्कुराना, और सबसे जरूरी बात, हर दिन कुछ ऐसा करना जो हमारे दिल को खुशी दे और दूसरों के जीवन को भी छू जाए। क्योंकि जब तक हमारे पास करने को कुछ है, जब तक किसी को हमारी जरूरत है, और जब तक दिल में सीखने और देने की चाह है, तब तक बुढ़ापा बस एक अफवाह है। और यही है इक्किगाई की पहली सीख। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। क्या आपने कभी किसी 98 साल के इंसान को हंसते हुए नाचते देखा है, या किसी 102 साल के बुजुर्ग को एक हाथ में हंसिया और दूसरे में सब्जियों की टोकरी लिए खेतों में काम करते? अगर नहीं देखा तो आपको एक बार ओकिनावा जाना चाहिए। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप जो अपने समुद्र के नीले पानी, धीमी रफ्तार वाले जीवन और सबसे अहम बात, वहां के बुजुर्गों की जवानी जैसी जिंदगी के लिए मशहूर है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे ये लोग उम्र को मात दे देते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें कुछ ऐसे रहस्यों से मिलवाते हैं जिन्हें जानकर हम भी खुद से कहेंगे, शायद बुढ़ापा सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। ओकिनावा के लोगों की एक बात बेहद खास है, वे रुकते नहीं हैं। एक महिला जिनका नाम मिसाओ है, उम्र 104 साल, आज भी हर सुबह उठती हैं, घर के बाहर लगे बगीचे में जाती हैं और अपने हाथों से फूलों को सहलाती हैं। वो कहती हैं, जब तक मैं अपने पौधों को हंसता हुआ नहीं देख लेती, मुझे चैन नहीं आता। उनकी ये दिनचर्या कोई कसरत नहीं है, कोई योगा क्लास नहीं,
ये उनके दिल का इक्किगाई है और यही बन जाता है उनका एंटी एजिंग सीक्रेट। इन बुजुर्गों की डाइट भी अलग है। वे कभी पेट भरकर नहीं खाते। एक पुरानी कहावत है ओकिनावा में, हारा हाची बू, यानी अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरो, 100% तक नहीं। उनके खाने में ताजगी होती है, रंग बिरंगे फल सब्जियां होती हैं और सबसे बड़ी बात, हर निवाले में होता है एक सम्मान, एक धन्यवाद जिंदगी को, भोजन को। लेखक बताते हैं कि वहां के लोग हर दिन हल्की फुल्की एक्टिविटी करते हैं, जैसे चलना, झुककर चीजें उठाना, अपने हाथों से खाना बनाना, बुनाई करना या दूसरों की मदद करना। इन सब में कोई जोरदार मेहनत नहीं होती, लेकिन ये लगातार चलने वाली छोटी छोटी गतिविधियां उनकी लाइफ एनर्जी को हर दिन नया करती हैं। शायद यही वजह है कि वहां के लोग हॉस्पिटल जाने के बजाय कम्युनिटी सेंटर्स जाना पसंद करते हैं, जहां वे दूसरों से बातें कर सकें, हंस सकें, गा सकें। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी माना है, सोशल कनेक्शन यानी दूसरों से जुड़ाव अकेलेपन से कहीं ज्यादा ताकतवर दवा है। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि अगर मन जवान रहे तो शरीर भी उसका साथ देता है। कोई बोटॉक्स नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ हर दिन एक वजह से जीना और उस वजह के लिए खुद को सक्रिय रखना। एक 99 साल के किसान से जब पूछा गया कि उन्होंने अपनी उम्र में सबसे जरूरी क्या सीखा है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलते रहो, आराम मौत को बुलावा है, लेकिन मुस्कुराहट जिंदगी को पकड़कर रखती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है, उम्र को हराने के लिए आपको समय के खिलाफ नहीं लड़ना है, बल्कि समय के साथ बहना है। हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी हंसी, थोड़ा हल्का खाना और बहुत सारा प्यार। क्योंकि असली एंटी एजिंग सीक्रेट कोई जादू नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इक्किगाई। कुछ सवाल होते हैं जो इंसान की नींद छीन लेते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे होने का मतलब क्या है? क्या मेरी जिंदगी की कोई अहमियत भी है? ये सवाल अक्सर तब उठते हैं जब हम अकेले होते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, या जिंदगी की तेज रफ्तार में कहीं अपना अस्तित्व खो बैठे होते हैं। इक्किगाई, इस किताब का यही हिस्सा हमें उस अंधेरे से निकालता है। इस अध्याय में लेखक हमें मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने जीवन के सबसे भयानक अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। विक्टर फ्रैंकल, एक यहूदी मनोचिकित्सक जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैद था। विक्टर ने अपनी आंखों से देखा कैसे लोग भूख से मर रहे थे, अपने प्रियजनों को खो रहे थे, इंसानियत को टूटते देख रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो टूट नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास था एक मकसद। उन्होंने वहां महसूस किया कि इंसान कितना भी दुखी हो, कितना भी टूटा हुआ हो, अगर उसके पास जीने की कोई वजह हो तो वो हर पीड़ा को झेल सकता है। यही सोच बनी लोगोथेरेपी की नींव। लोगोथेरेपी कहती है, मनुष्य को सबसे पहले किसी मकसद की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि वही उसे दुखों में भी जीने की ताकत देता है। और ये सोच कहीं ना कहीं जाकर मिलती है इक्किगाई से। इक्किगाई और लोगोथेरेपी दोनों ही ये मानते हैं कि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ सांस लेने का नाम है। ओकिनावा के बुजुर्ग जब हर दिन खेत में जाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, तो वो सिर्फ व्यस्त नहीं रहते, बल्कि वो अपने जीवन के मकसद से जुड़े रहते हैं। लेखक बताते हैं कि फ्रैंकल की तरह हम सभी के अंदर वो ताकत होती है जो अंधेरे में भी रोशनी खोज सकती है। बस शर्त यह है कि हम अपने सवालों से भागे नहीं। आज की दुनिया में जहां लोग बहुत कुछ हासिल करके भी खोखले महसूस करते हैं, वहां लोगोथेरेपी हमें ये याद दिलाती है, सच्चा सुख तब आता है जब हम खुद से पूछें कि मैं किस लिए बना हूं। और जब ये जवाब मिलता है तो वही बन जाता है हमारा इक्किगाई। तो अगर आप कभी उदास हों, खोए हुए हों या जिंदगी बेवजह लगे, तो बस थोड़ा ठहर जाइए और खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो किसी के काम आए, जो मुझे अंदर से जिंदा महसूस कराए। क्योंकि एक छोटा सा उद्देश्य भी अंधेरे में वो रोशनी बन सकता है जिससे पूरी जिंदगी फिर से चमक उठे। चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको समय का होश ही नहीं रहा? घड़ी की सुइयां चलती रहीं, सूरज ढल गया, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं हुआ। आप पूरी तरह उस काम में खो गए थे, न कोई चिंता, न कोई तनाव, बस आप और आपका वो काम। इस अनुभव को ही कहते हैं फ्लो, और यही है इक्किगाई का अगला रहस्य। ओकिनावा के लोग जिनकी उम्र 90 से 100 पार होती है, वे रोज किसी न किसी काम में खुद को इतने डुबो देते हैं
कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती। कोई बुनाई कर रहा है तो कोई लकड़ी से खिलौने बना रहा है, कोई अपनी छोटी सी दुकान में चाय परोस रहा है तो कोई अपने बगीचे में फूलों से बात कर रहा है। लेकिन फर्क ये है, वे ये काम सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि जीने के लिए कर रहे हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फ्लो वो अवस्था है जहां इंसान अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। ना वो बोर होता है, ना ही ओवरवेल्म्ड। फ्लो में इंसान की सारी चेतना एक ही दिशा में बहती है, बिना रुके, बिना भटके। और यही कारण है कि जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, स्ट्रेस गायब हो जाता है और मन गहराई से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन ये फ्लो आता कैसे है? इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कोई महान कलाकार हों या वैज्ञानिक। फ्लो तो वहां भी आता है जहां एक माँ ध्यान से रोटी बेल रही होती है या एक बढ़ई प्यार से लकड़ी तराश रहा होता है। जरूरत है पूरा ध्यान और मन से जुड़ाव। लेखक एक जैन कहानी का जिक्र करते हैं। एक तलवारबाज जब तलवार की प्रैक्टिस करता था तो वो सांस लेना भी भूल जाता था, क्योंकि वो तलवार नहीं चला रहा था, वो खुद तलवार बन चुका था। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप खुद वो काम बन जाते हैं। और यही इकिगाई की जड़ है। हर दिन कोई ऐसा काम करना जिसमें आप खो जाएं, और जब फिर से बाहर आएं तो थोड़ा बेहतर, थोड़ा संतुष्ट और थोड़ा ज्यादा जिंदा महसूस करें। आज की दुनिया में जहां नोटिफिकेशन हर पल हमारा ध्यान खींचती है, फ्लो पाना एक कला बन चुकी है। लेकिन अगर आप चाहें तो हर दिन उसका अभ्यास कर सकते हैं। बस फोन को थोड़ी देर दूर रखिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और उस काम में उतर जाइए जो आपके दिल को छूता हो। चाहे वो लिखना हो, खाना बनाना हो, संगीत हो या किसी बच्चे के साथ खेलना। क्योंकि जब आप फ्लो में होते हैं तब आप सबसे ज्यादा अपने होते हैं, और वही पल आपके जीवन के सबसे सच्चे, सबसे कीमती पल होते हैं। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। सुबह का वक्त है। ओकिनावा के एक छोटे से गांव की पतली सी गलियों में एक बूढ़ा व्यक्ति तेज कदमों से चला जा रहा है। उम्र 102 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा है, मगर मुस्कान ऐसी जैसे कल ही जवानी आई हो। वो बाजार जा रहा है, ताजी सब्जियां लेने, और रास्ते में सबका हाल पूछते हुए, सबको हंसाते हुए। जब लेखक हेक्टर गार्सिया पहली बार इन बुजुर्गों से मिले तो उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये लोग इतने लंबे समय तक खुश और स्वस्थ कैसे रह लेते हैं? और जवाब मिला, उनकी आंखों की चमक में, उनकी बातों की सादगी में, और सबसे ज्यादा उनके जीवन जीने के ढंग में। ये लोग उम्र गिनते नहीं हैं, वे तो हर दिन को मानो एक तोहफे की तरह जीते हैं। लेखक ने उन लोगों से बातचीत की जो 90, 100 या उससे ऊपर की उम्र तक जिंदा हैं, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि फुर्तीले, मजाकिया और सजीव हैं। जैसे एक 102 साल की महिला जो हर दिन अपने दोस्तों के साथ चाय पर मिलती है, बातें करती हैं और गाना गाती है। एक 97 साल का बुजुर्ग जो लकड़ी की कारीगरी करता है और कहता है, जब मैं अपने हाथों से कुछ बनाता हूं तब मैं मरता नहीं, मैं और ज्यादा जिंदा होता हूं। उन्होंने बताया कि उनके जीवन में कुछ खास बातें हैं जो उन्हें जवान रखती हैं। रोज चलना, काम करते रहना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, थोड़ा थोड़ा खाना, और सबसे जरूरी, कभी भी खुद को बुजुर्ग न मानना। उनका हर दिन शुरू होता है एक छोटे से लक्ष्य के साथ। आज ये करना है, आज उससे मिलना है, आज कुछ नया बनाना है। इन लोगों के पास समय की कमी नहीं है, बल्कि समय के साथ उनकी दोस्ती है। वे टीवी नहीं देखते, दिन भर मोबाइल नहीं चलाते, और सबसे बढ़कर वे किसी से तुलना नहीं करते। लेखक कहते हैं, ये लोग लॉन्जेविटी के सिर्फ उदाहरण नहीं हैं, ये हैं जीवन के उस्ताद। उनसे मिलकर आपको महसूस होगा कि लंबी उम्र सिर्फ दवाइयों से नहीं आती, वो आती है जब इंसान के पास जीने की एक वजह होती है, एक इक्किगाई। क्योंकि जब तक आप किसी काम से जुड़े हैं, जब तक कोई आपकी मुस्कान का इंतजार कर रहा है, और जब तक आप खुद को बेकार नहीं मानते, तब तक बुढ़ापा आपसे दूर रहता है। ओकिनावा के ये बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि लंबा जीना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। थोड़ा चलना, थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा देना, और बहुत सारा दिल से जीना। तो अगली बार जब आप थक जाएं, परेशान हों या महसूस करें कि आपकी उम्र निकल रही है, तो जरा याद कीजिए उन बुजुर्गों को जो 100 साल की उम्र में भी नाचते हैं, गाते हैं और हर दिन कहते हैं, मैं अभी भी जिंदगी से प्यार करता हूं। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनरियंस। अगर आपको एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिले जिसने 100 साल की जिंदगी जी है, तो आप उससे क्या पूछेंगे?
इतना लंबा कैसे जिए? या क्या कभी अकेलापन नहीं सताता? या शायद जिंदगी जीने का असली राज क्या है? लेखक ने जब ओकिनावा के गांवों में घूम घूम कर 100 से भी ज्यादा उम्र के लोगों से मुलाकात की, तो उन्हें ऐसे जवाब मिले जो किताबों में नहीं, जिंदगी की धड़कनों में छुपे हुए थे। इस अध्याय में वे हमें बताते हैं कि इन बुजुर्गों की सादगी भरी जिंदगी में ही सबसे गहरे ज्ञान छिपे हैं। वहां की एक महिला, उम्र 102 साल, रोज सुबह सबसे पहले अपने पौधों को नमस्कार करती है, क्योंकि उसका मानना है कि पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह ध्यान और प्रेम के भूखे होते हैं। 100 साल के दादाजी कहते हैं, मैंने कभी रिटायरमेंट नहीं ली, बस काम की गति धीमी की है, क्योंकि काम ही मुझे जिंदा रखता है। इन लोगों के जवाबों में कोई वैज्ञानिक शब्दावली नहीं, कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, बस सच्ची जिंदगी की सुगंध है। जब लेखक ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी दुख नहीं देखा, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दुख तो आया, कई बार आया, लेकिन मैंने कभी उसे घर में टिकने नहीं दिया। मैंने काम किया, लोगों से मिला और उसे दरवाजे से बाहर भेज दिया। ये सिखाते हैं कि दुख को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन उसमें उलझे रहना जरूरी नहीं। इन सेंटेनरियंस की दिनचर्या बहुत साधारण है। सुबह जल्दी उठना, हल्का खाना, थोड़ा चलना, कुछ रचनात्मक करना और सबसे जरूरी, दूसरों के साथ जुड़ाव बनाए रखना। एक महिला जो हर दिन अपने दोपहर के खाने के बाद पास की गली में बैठती हैं और आते जाते बच्चों को मीठी टॉफी बांटती हैं, उनसे जब पूछा गया कि उन्हें इससे क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा, ये मेरी सबसे बड़ी दवा है जब बच्चे मुझे मुस्कुराकर धन्यवाद कहते हैं। इस अध्याय का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब एक बुजुर्ग कहते हैं, लंबी उम्र जीने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में थोड़ा उजाला भरते रहना है। जापान के ये बुजुर्ग सिखाते हैं कि कभी खुद को बेकार मत समझो, किसी भी उम्र में कुछ नया सीखा जा सकता है। जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक कुछ देने की कोशिश करो, और सबसे जरूरी, कभी अकेले मत रहो, रिश्तों को जिंदा रखो। ये सीखें हमें बताती हैं कि जिंदगी की असली सुंदरता ना तो दौलत में है, ना शोहरत में, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जहां हम मुस्कुरा सकते हैं, किसी को गले लगा सकते हैं, या बस बैठकर किसी से दिल की बात कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी भारी हो गई है या उम्र आपके रास्ते में आ रही है, तो बस जरा याद करिए जापान के उन बुजुर्गों को जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन जिनकी आंखों में अब भी सपने जिंदा थे। चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। सुबह के 8 बजे हैं। ओकिनावा के एक घर में एक 97 साल की दादी जी लकड़ी के फर्श पर पालथी मारकर बैठी है। उनके सामने एक छोटा सा कटोरा है, उसमें उबली हुई सब्जियां, थोड़े से चावल, समुद्री साग और सोया। कोई भारी तला भुना खाना नहीं, ना कोई बटर, ना मसाले, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष है और शरीर में ऊर्जा। ये है द इकिगाई डाइट। लेखक जब वहां के लोगों से मिले तो उन्होंने महसूस किया कि इन लोगों की सेहत का एक बड़ा कारण है उनका खाना और खाने का तरीका। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी कि कितना, कैसे और किस भावना के साथ खा रहे हैं। ओकिनावा में एक कहावत है, हारा हाची बू, यानी पेट को 100% भरने की बजाय सिर्फ 80% तक खाओ। मतलब जब भूख पूरी खत्म ना हो तभी खाना बंद कर दो, क्योंकि शरीर को जरूरत होती है पोषण की, न कि ठूंस ठूंस कर पेट भरने की। ये लोग दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कच्ची या उबली सब्जियां, फल, टोफू, सीवीड, मीसो सूप और कभी कभी थोड़ी मछली। मीठा बहुत कम, पैकेट वाला खाना शायद ही कभी। इनका खाना रंग बिरंगा होता है, हरी पत्तियां, नारंगी गाजर, सफेद चावल, बैंगनी शकरकंद, हर रंग में छुपी होती है जिंदगी की शक्ति। लेकिन इकिगाई डाइट सिर्फ शरीर का ख्याल नहीं रखती, ये मन और आत्मा की सफाई भी करती है। जब ये लोग खाते हैं तो टीवी नहीं देखते, फोन नहीं चलाते, बल्कि हर निवाले को ध्यान और कृतज्ञता से खाते हैं। खाने से पहले ये हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, इतादा के मासू, जिसका मतलब होता है, मैं इस भोजन को ग्रहण करता हूं, इसके लिए धन्यवाद करता हूं उन किसानों, रसोइयों और प्रकृति का जिन्होंने इसे संभव बनाया। लेखक बताते हैं कि कृतज्ञता के साथ भोजन करने से वो सिर्फ शरीर में नहीं उतरता, बल्कि आत्मा तक पहुंचता है। इसीलिए वहां के बुजुर्ग कभी बीमार नहीं पड़ते, न डायबिटीज, न ब्लड प्रेशर, न मोटापा, क्योंकि उनका खाना औषधि है। एक 103 साल की महिला जब अपने रोज के खाने के बारे में बताती है
तो कहती हैं, मैं वही खाती हूं जो मेरी दादी खाती थी और वही रेसिपी मैं अपनी पोती को सिखा रही हूं। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक परंपरा है जो पीढ़ियों से जीवन को सींचती आई है। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि लंबी उम्र के पीछे कोई फैंसी डाइट प्लान या महंगे सप्लीमेंट्स नहीं होते, बल्कि एक साधारण, संयमित और सचेत भोजन शैली होती है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं तो जरा रुकिए, देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और सबसे जरूरी, किस भावना से खा रहे हैं। क्योंकि इकिगाई सिर्फ सुबह उठने की वजह नहीं देता, वो आपके हर निवाले को भी एक अर्थ देता है। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ। सवेरे के 6 बजे हैं। ओकिनावा के एक छोटे से गांव की तंग गलियों से कुछ बूढ़े बुजुर्ग गुजर रहे हैं। उनके हाथों में छड़ी नहीं है, पीठ झुकी नहीं है और चेहरे पर मुस्कान है। कोई अपने गार्डन में झुककर फूलों की निराई कर रहा है, कोई टहलते हुए पड़ोसी से बात कर रहा है, कोई बांस की झाड़ू से आंगन साफ कर रहा है। ये लोग कोई जिम नहीं जाते, ना ही कोई भारी वर्कआउट करते हैं, फिर भी इनका शरीर हमसे कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला है। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि इन जापानी बुजुर्गों के लंबे जीवन का एक रहस्य है नियमित, हल्की और स्वाभाविक गतिविधियां। यहाँ की 90 साल की एक महिला हर सुबह 30 मिनट तक ताई ची करती है, धीरे धीरे, लयबद्ध ढंग से, जैसे शरीर और आत्मा के बीच संवाद हो रहा हो। वो कहती हैं, तेज दौड़ने से जरूरी है कि तुम हर दिन चलो, थोड़ी देर, लेकिन खुशी से। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादा जीने वाले लोग अपने शरीर को लगातार गति में रखते हैं, लेकिन वो गति थकावट वाली नहीं होती, वो जीवन को महसूस करने वाली गति होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चलना कम कर देते हैं, बैठना ज्यादा और थकने की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ओकिनावा में 90 साल की उम्र में भी लोग अपने बगीचे में झुककर काम करते हैं। वो बर्तन धोते हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं और हर चीज को एक अवसर मानते हैं अपने शरीर को जागृत रखने का। एक 101 साल के बुजुर्ग बताते हैं, हर सुबह जब मैं खड़ा होता हूं तो सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर उठाकर सूरज को नमस्कार करता हूं और मन में कहता हूं, आज फिर ताजा शुरुआत। उनका मानना है कि जिस शरीर को रोज थोड़ी मेहनत मिलती है, उसे कभी अस्पताल नहीं देखना पड़ता। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि हमारे शरीर की डिजाइन ही ऐसी है कि ये हमेशा गति चाहता है, जैसे धीरे चलना, झुककर काम करना, सीढ़ियां चढ़ना, हंसना या दूसरों की मदद करना। ये छोटी छोटी हरकतें हमारे खून का बहाव सही रखती हैं, हड्डियां मजबूत करती हैं और दिल को शांत। और सबसे दिलचस्प बात, जब ये बुजुर्ग चल रहे होते हैं तो वो अकेले नहीं होते, दोस्तों के साथ होते हैं, मुस्कान के साथ होते हैं। उनकी चलने की गति भले ही धीमी हो, लेकिन जिंदगी की चाल बहुत ऊर्जावान होती है। लेखक कहते हैं, जितनी देर तक आप चलते रहेंगे उतनी देर तक आप जिएंगे। तो आज से ही तय कीजिए, चाहे 5 मिनट ही सही, हर दिन चलेंगे अपने इकिगाई की ओर। क्योंकि शरीर अगर रुका तो धीरे धीरे मन भी रुकने लगता है, लेकिन शरीर अगर चलता है तो मन भी चलता है। बहता रहा तो उम्र चाहे जितनी हो जाए, जिंदगी हमेशा ताजा लगती है। चैप्टर 9, रेसिलियंस एंड वाबी साबी। एक प्याले में दरार है, लेकिन जापान में उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उस दरार को सोने से जोड़ा जाता है। इस कला को कहते हैं किंतसुगी। किंतसुगी का मतलब है टूटे हुए बर्तनों की मरम्मत को एक सुंदरता में बदल देना। और यही है वाबी साबी की आत्मा, अपूर्णता में पूर्णता देखना। इस अध्याय में हेक्टर गार्सिया हमें लेकर चलते हैं उस जापानी जीवन दर्शन की ओर, जहां टूटा हुआ होना कमजोरी नहीं, खूबसूरती होती है। जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी सपने बिखरते हैं, कभी हम अंदर से खुद को अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि परिपूर्णता की तलाश में भटकने की बजाय हमें अपने अधूरेपन को अपनाना चाहिए। एक बुजुर्ग जापानी महिला बताती हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं, हाथ कांपते हैं, लेकिन इन झुर्रियों में मेरी जिंदगी की कविता छिपी है। मैं अब भी मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं टूटी नहीं, मैं पकी हूँ। यही है रेसिलियंस, मतलब झटकों से घबराना नहीं, बल्कि हर चोट को अपनी ताकत बना लेना। जापान के लोग जब भूकंप, सुनामी या किसी संकट से जूझते हैं तो वो टूटते नहीं, बल्कि और भी विनम्र हो जाते हैं। हर हादसे के बाद वो अपने घर दोबारा बनाते हैं, शांति से, सहयोग से, आशा के साथ। लेखक बताते हैं कि अगर हम जीवन में रेसिलियंस को अपनाएं
तो परेशानियां हमें रोकती नहीं बल्कि संवारती हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं पूरा नहीं हूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वाबी साबी कहता है, जो अधूरा है वही तो अनोखा है, जो टूटा है वही तो गहराई लाता है। एक पुराना जापानी चाय घर, जर्जर दीवारें, फीकी लकड़ी, लेकिन वहां बैठते ही आत्मा को शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जगह बनावटी नहीं बल्कि सच्चाई से भरी होती है। लेखक इस अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जीवन का सौंदर्य उसकी अस्थिरता में है। चीजें बदलती हैं, बिगड़ती हैं, मिटती हैं, वहीं से जीवन शुरू होता है। तो अगली बार जब आप अपने अंदर कोई कमी देखें या जीवन में कोई टूटन महसूस हो, तो खुद से कहिए, मैं टूटा नहीं हूं, मैं अनोखा हूं, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं सच्चा हूं, और यही मेरी खूबसूरती है। क्योंकि इक्किगाई का रास्ता परिपूर्ण बनने से नहीं, अपने अधूरे रूप को स्वीकारने से शुरू होता है। हम सब इस दुनिया में किसी वजह से आए हैं। हर सुबह जब हम आंख खोलते हैं तो जिंदगी हमसे एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम्हें आज भी जीने की वजह याद है? इक्किगाई हमें यही जवाब ढूंढने में मदद करती है। वो वजह जो हमें थकान के बावजूद मुस्कुराने देती है, वो काम जिसे करते वक्त हमें वक्त का होश नहीं रहता, वो जुनून जो हमें भीतर से जिंदा रखता है। चाहे आप किसी भी उम्र में हों, किसी भी मोड़ पर हों, अगर आप अब भी सांस ले रहे हैं तो आपके भीतर इक्किगाई की चिंगारी अब भी जल रही है। जरूरत है तो बस थोड़ी खामोशी की, थोड़ी सादगी की, और खुद से एक सच्चे सवाल की, मैं क्यों जी रहा हूं? जब आप उस जवाब को महसूस कर लेते हैं तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है और हर दिन एक उपहार। इस किताब ने हमें सिखाया कि लंबा जीना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन को अर्थपूर्ण जीना ही असली जीवन है। तो चलिए, आज से हम सिर्फ सांसें नहीं लेंगे, बल्कि हर सांस के पीछे एक वजह खोजेंगे, अपना इक्किगाई खोजेंगे। क्योंकि जब तक हम अपनी वजह से नहीं जीते, जिंदगी अधूरी ही रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।